सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV। और अब हम अगेन स्टार्ट करते हैं हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। एंड हमने सिंस यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था, तो हम अब क्वेश्चन 4 से इनफैक्ट क्वेश्चन 6 से आगे बढ़ते हैं। इधर बोला गया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है शक्ति बैंक लिमिटेड के, बैंकिंग कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अकाउंटिंग ईयर 31/3/16, ट्रांसफ़र कर रहे हैं 15% ऑफ नेट प्रॉफिट। शेयर होल्डर ने जो है ऑब्जेक्ट करा ऑफ द अबव एक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ग्राउंड ये था कि ये वायलेशन करा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रोविजंस का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का वायलेशन इसलिए हो गया है क्योंकि 15% ट्रांसफ़र करा है। तो जो कंटेंशन है शेयर होल्डर का, ये वैलिड है। 15% ट्रांसफ़र नहीं करना था, हमको 20% ट्रांसफ़र करना था। पर कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्पशन तब देती है जब आपका पेड अप कैपिटल और साथ ही साथ पेड अप कैपिटल और आपका रिजर्व फंड जो है वो एडिक्वेट हो, या रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम आपका मोर देन इक्वल टू पेड अप कैपिटल हो। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देती है कि भैया अगर आपने 20% नहीं भी ट्रांसफ़र करा तो चलेगा। अब यहाँ से कुछ भी अप्रोप्रिएशन हो रहा है तो आपको 21 डेज़ के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बात इधर दी हुई थी। तो कंटेंशन ऑफ शेयर होल्डर टेनेबल है क्योंकि वो जो ट्रांसफ़र कर रहे थे रिजर्व फंड में वो लोअर देन स्टैट्यूटरी लिमिट था। फिर एक क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है XRL लिमिटेड की, जो एक बैंकिंग कंपनी है, ट्रांसफ़र करा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। फ्यू शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्ट करा ऑफ द एक्ट ऑफ द बोर्ड। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ने अपने डिफेंस में बोला कि कंपनी के पास एक ऑर्डर आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जेम्प्ट कर रहा है कंपनी को। इट वॉज फर्दर इन्फॉर्म दैट डेट ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर 30/4/2019। तो जिस दिन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर करा था, तो उस दिन को अगर हम देखा जाए तो उस दिन को जो है पेड अप कैपिटल थी 200 करोड़, रिजर्व फंड थे और शेयर प्रीमियम थे 100 करोड़ 175 करोड़। और अगर हम देखें तो 100 करोड़ और 75 करोड़ मतलब 175 करोड़ है, जो 200 करोड़ से कम ही है। जबकि एग्जेम्पशन तब होती जब रिज़र्व फंड और साथ में शेयर प्रीमियम जो है वो मोर देन इक्वल टू पेड अप कैपिटल, मतलब अगर 200 करोड़ होते तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये ऑर्डर जो है इनवैलिड है, तो ये ऑर्डर वैलिड नहीं माना जाएगा। तो बहुत कम ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर ही वैलिड नहीं है, तो ये उन क्वेश्चन में से है। तो अगर हम देखें सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो उसमें बोला गया है कि एवरी बैंकिंग कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है इंडिया में, उसको रिजर्व फंड बनाना पड़ता है और ट्रांसफ़र करना पड़ता है सम अप टू 20% या उससे ज़्यादा ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम करता है। एग्जाम्पशन तभी देते हैं जब रिजर्व फंड और शेयर प्रीमियम अकाउंट जो है, तो जब रिजर्व फंड है और जो शेयर प्रीमियम अकाउंट जो है वो अगर नॉट लेस देन मतलब मोर देन इक्वल टू पेड अप कैपिटल है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऊपर उधर से फील हो रहा है कि पेड अप कैपिटल और रिजर्व एडिक्वेट है, तो उस केस में जो है एडिक्वेट टू द सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, कि भैया पेड अप कैपिटल रिजर्व तो एडिक्वेट है, इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर की नीड्स को मीट कर लिया जाएगा, कुछ ऐसा स्पेशल कुछ ऐसा लैक नहीं है, सब चीज़ें कवर्ड है। तो सिंस सब चीज़ें अवेलेबल है तो फिर रिजर्व फंड में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस केस में नोटिफिकेशन देता है, ऑर्डर देता है। तो अगर बैंकिंग कंपनी अप्रोप्रिएट करती है कुछ सम इसमें से, तो 21 दिन के अंदर RBI को बताना पड़ता है। अब इधर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर एग्जेम्प्टिंग द कंपनी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जो शेयर प्रीमियम है और जो रिजर्व फंड है वो लेस देन पेड अप कैपिटल है। अब बात आती है अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड ऑडिट की। तो बोला ये गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बैंकिंग कंपनी के। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बैंकिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अब उस बैंकिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल द अकाउंट। अब उनको लॉ बताओ रिलेटिंग टू प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, साइनिंग ऑफ अकाउंट एंड फाइलिंग ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो क्या बोला है, प्रिपरेशन, साइनिंग एंड फाइलिंग। तो जो प्रिपरेशन है हमको ये बताना पड़ेगा कि जो अकाउंटिंग ईयर है वो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट वर्किंग डे पे प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जो प्रिपेयर करना पड़ता है बैलेंस शीट और P&L जो सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग लास्ट वर्किंग डे
ऑफ अकाउंटिंग ईयर में जो है आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। और जो प्रिपेयर करने का तरीका है वो थर्ड शेड्यूल में दे के रखा है। ये कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रहे थर्ड शेड्यूल की, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थर्ड शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग करना है और ये प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में बोल दिया गया है। साइनिंग के रिस्पेक्ट में बोला ये गया है कि अगर बैंकिंग कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है या बैंकिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर बैंकिंग कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है तो उस केस में जो साइन होता है वो तो चेयरपर्सन या मैनेजर करते हैं या प्रिंसिपल ऑफिसर। तो चेयरपर्सन, मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर और साथ में 3 डायरेक्टर। पर जब कंपनी जो है आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर जो है साइन करते हैं और एजेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस, तो मैनेजर साइन करता है या एजेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, तो उसके एजेंट या तो साइन करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने समझा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि भैया उधर हमने पढ़ा था नोट्स में कि मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर प्लस 3 डायरेक्टर, इधर हमने पढ़ा है मैनेजर और इस केस में उन्होंने चेयरपर्सन भी जोड़ा। तो चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर और 3 डायरेक्टर, और इस केस में उन्होंने बोला है अलग केस में मैनेजर के साथ उन्होंने जोड़ा पर जो है प्रिंसिपल ऑफिसर जोड़ा। और जबकि नोट्स में हमने पढ़ा था कि मैनेजर के साथ जो है एजेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड इन इंडिया। तो एजेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, तो अपन बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिसर। तो मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर दोनों जगह कवर है, पर इधर चेयरमैन भी आ जाता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो, और इधर 3 डायरेक्टर को भी साइन करना पड़ता है। तो एटलीस्ट जो 3 डायरेक्टर है वो 3 डायरेक्टर्स को भी साइन करना पड़ता है। फिर बात आती है सबमिशन की। तो सबमिशन में अगर हम बात करें तो सबमिशन में ये बोला गया है कि सबमिट किधर करेंगे। तो जब बैलेंस शीट और अकाउंट बैलेंस शीट सब प्रिपेयर हो जाते हैं तो 3 कॉपीज़ जो है वो जाती है आरबीआई को। तो बैलेंस शीट और अकाउंट्स और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सब, तो अकाउंट्स, बैलेंस शीट अलॉन्ग विद दी ऑडिट रिपोर्ट जो है 3 महीने में जाती है 3 कॉपीज़ में आरबीआई को, ठीक है। और जिसको फर्दर 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो 3 कॉपीज़ है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को भी जाती है। तो 3 कॉपीज़ ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट या ऑडिट रिपोर्ट, इसमें भी क्या बोला गया है, अकाउंट, बैलेंस शीट या ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 3 महीने में जाती है। 3 महीने में जाती है, 3 कॉपीज़ जाती है, उधर रजिस्ट्रार को जाती है, उसी टाइम में रजिस्ट्रार को भी दी जाती है। तो हमने क्या पढ़ा है कि इसमें एक चीज़ नोट करने लायक है, वो ये थी कि साइनिंग के बारे में। तो अगर हम देखें नोट्स में जो हमने पढ़ा था, तो नोट्स में हमने क्या पढ़ा था कि अगर बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर बैंकिंग कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट है तो प्रिंसिपल ऑफिसर, चेयरपर्सन या एमडी साइन करेंगे, साथ ही साथ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर साइन करेंगे। और जब इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है तो प्रिंसिपल ऑफिसर, चेयरपर्सन तो इधर आता नहीं है, उस केस में प्रिंसिपल ऑफिसर या एमडी साइन कर देंगे और 3 डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब हमने पढ़ा था। फिर बात आती है क्वेश्चन की। तो हम अब देखें तो हमने साइनिंग की भी बात कर ली कि कौन साइनिंग करेगा, और फाइलिंग की भी बात कर ली। अब आता है प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब बात आ रही है ऑडिट की। तो सिंपल सी बात है, ऑडिट में हमको क्या समझना पड़ेगा कि देखो ऑडिट में कुछ कुछ जनरल पॉइंट्स देके रखे ऑडिट में जो हमको देखने पड़ेंगे। ऑडिट में जैसे जनरल पॉइंट ये है कि जो बैलेंस शीट और पीएनएल का ऑडिट होगा तो बैलेंस शीट और पीएनएल सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो पर्सन जो ड्यूली क्वालिफाइड है वो ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोला जाता है। इनका अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और रिमूवल के लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है आरबीआई का, ठीक है। तो हमने पहले क्या बोला कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लगता है, कब लगता है, जब अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और रिमूवल होता है। तो ये अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट और रिमूवल की बात कर ली। फिर तीसरा हम बात करें स्पेशल ऑडिट की। तो स्पेशल ऑडिट में क्या बोला गया है
कि अगर आरबीआई को लग रहा है कि स्पेशल ऑडिट करवाना है जब उसको पब्लिक इंटरेस्ट में लग रहा है, इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, या टू प्रिवेंट, जब उसको लग रहा है टू प्रिवेंट द मैनेजमेंट फॉर सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर उसको लग रहा है या उसको लग रहा है बैंकिंग कंपनी के इंटरेस्ट में कि स्पेशल जो है ऑडिट होना चाहिए, तो पब्लिक इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर में उसको लग रहा है, तो वो जो है स्पेशल ऑडिटर की डायरेक्शन दे सकती है और ऑडिटर को कंप्लाई करना पड़ेगा विद द डायरेक्शन। वो सबमिट करनी पड़ेगी रिपोर्ट, और एक कॉपी जो है बैंक को भी देनी पड़ेगी, और सारे जो है पावर्स और फंक्शंस जो है 143 के लगेंगे। अब ऑडिटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्टेट इन हिज रिपोर्ट, और बाकायदा ऑडिटर को जो है ऑडिट रिपोर्ट में अपने साथ क्या स्टेट करने पड़ेंगे, वो क्या स्टेट करना पड़ेगा, इज़ रिक्वायर्ड टू स्टेट। क्या रिक्वायर्ड टू स्टेट? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के बारे में, कि जो भी उसको इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिली है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, वो क्या उसको सेटिस्फैक्ट्री मिली है कि नहीं मिली है। तो क्या उसको सेटिस्फैक्ट्री मिली है कि नहीं मिली है, तो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन की बात देख ली। फिर हमने देखा ट्रांजैक्शन, कि जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के पावर्स में है कि भी नहीं है। जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स जो है वो एडिक्वेट ब्रांच से रिजर्व जो है रिसीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और फिर पीएनएल अकाउंट जो है वो ट्रू बैलेंस शो कर रहा है कि नहीं हो कर रहा है, और एनी अदर मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो हमने क्या पढ़ा कि इसका जो निमोनिक है, इसका निमोनिक है ओ ट्रिप, ओ ट्रिप, इसका निमोनिक है ओ ट्रिप। और ओ ट्रिप का मतलब है, तो ओ ट्रिप का मतलब है सबसे पहले ओ से अदर मैटर्स। अदर मैटर्स जो है कि अदर मैटर विच brought to the notice of shareholder, तो अदर मैटर विच ही कंसिडर शुड बी brought to the notice of the shareholder। तो एनी अदर मैटर विच brought to the notice of shareholder, तो अदर मैटर विच brought to the notice of shareholder। फिर टी से क्या आता है कि जो ट्रांजेक्शन्स है वो विद इन द पावर है कि नहीं है, रिटर्न प्रॉपर्ली रिसीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो है वो एडिक्वेट है कि भी नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि भी नहीं है। और पी से जो है पीएनएल अकाउंट ट्रू बैलेंस शो कर रहे कि नहीं कर रहे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इन एडिशन टू अबव, उसके एडिशन में अगर ऑडिटर को और क्या ऐसे स्टेटमेंट को सर्टिफाई करता है, तो सर्टिफाई स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस, कि जो कंपनी ने एडवांसेस दिए हैं उसको प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स के हिसाब से प्रिपेयर करा है कि नहीं करा है। तो प्रिपेयर इन टर्म्स ऑफ प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स। और सर्टिफाई सम अदर रिटर्न्स, तो सर्टिफाई स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस और सर्टिफाई कर रहे हैं रिटर्न्स के बारे में। तो सर्टिफाई करा है एडवांसेस और सर्टिफाई कर रहे हैं रिटर्न्स जो है। तो सर्टिफाई सम अदर रिटर्न्स विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो। फिर बात आती है कि पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्या आपने डिपॉजिट इंश्योरेंस करवा के रखा है, जो भी डिपॉजिटर्स है उसका आपने इंश्योरेंस करवा के रखा है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप प्रीमियम पे करते हो कि नहीं करते हो। क्योंकि हो सकता है कि बैंकिंग कंपनी ने फैसिलिटी दी होगी डिपॉजिटर को कि आप इंश्योरेंस करवा लो, तो बाकायदा आप पेमेंट ऑफ प्रीमियम पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट को सर्टिफाई करना पड़ता है, 3CP 3CD रिटर्न को सर्टिफाई करना पड़ता है। तो कितनी सारी चीज़ों की बात आ गई। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस जो प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स के हिसाब से बनते हैं। फिर हमने पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस के साथ साथ इसको सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस, फिर LFAR, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, पेमेंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, CP 3CD रिटर्न, ये सब भी सर्टिफाई करने पड़ते हैं। तो इन एडिशन टू अबव उसको सर्टिफाई करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस।
प्रिपेयर इन टर्म्स ऑफ प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स, सर्टिफाई सम अदर रिटर्न्स। तो ये सब रिटर्न्स है। तो रिटर्न्स क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ का, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ का यूटिलाइजेशन है, पेमेंट ऑफ डिपॉजिट है, पेमेंट ऑफ प्रीमियम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है, LFAR है, 3CB 3CD रिटर्न है। तो ये सब चीज़ें जो है सारे रिटर्न्स ये सब भी सर्टिफाई करने पड़ते हैं। अब रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट है जो विद ऑडिट रिपोर्ट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आफ्टर 9 मंथ फर्निश करे फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड। क्या ये चलेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड से 9 मंथ? नहीं, क्योंकि विद इन 3 मंथ आपको सबमिट करना पड़ता है फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड, जिसको फर्दर जो है पीरियड 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये वैलिड नहीं है, तो दिस इज़ नॉट वैलिड। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो वेरियस कंप्लेन मेड हुई है अगेंस्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द कोऑपरेटिव बैंकिंग कंपनी, इफेक्ट डेट इफ़ अनचेक। और इसका इफेक्ट ये है कि अगर ये एक्टिविटीज़ को अनचेक रखा तो शेयर होल्डर, डिपॉजिटर या अदर जो है वो हैविली लॉस सफ़र करेंगे। तो क्या रिजर्व बैंक हैज़ एनी पावर टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड्स? क्या रिजर्व बैंक के पास पावर है टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स? तो हाँ, रिजर्व बैंक के पास पावर है टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स। रिजर्व बैंक जो है आइदर सुओ मोटो या ऑन द डायरेक्शन वो अपॉइंट करती है ऑफिसर्स को और इंस्पेक्ट करती है रिकॉर्ड्स को। तो इस तरीके से हमने इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ा था एज पर सेक्शन 35। तो क्या बोला गया है कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया या तो सुओ मोटो जो है अपॉइंट करती है ऑफिसर को, तो RBI इम्पावर्ड है कि वो इंस्पेक्शन कंडक्ट करेगी। बैंक को कंप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्टर ऑफिसर को सारा समन में भी आना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट भी फर्निश करना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को भी फर्निश करना पड़ेगा। और जो इंस्पेक्टर है वो उनको ओथ से एग्जामिन कर सकता है। इंस्पेक्शन की कॉपी जो है बैंकिंग कंपनी को देनी पड़ेगी और इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। ये सब था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जब इंस्पेक्शन की रिपोर्ट मिलती है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी स्क्रूटिनी करता है। वो स्क्रूटिनी से, अगर इसको स्क्रूटिनी से वो इस ओपिनियन पे आया है, अब वो स्क्रूटिनी से इस ओपिनियन पे आया है कि वो अगर स्क्रूटिनी से इस ओपिनियन पे आया है कि जो मैटर है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, तो जो अगर स्क्रूटिनी से वो इस ओपिनियन पे आया है कि जो मैटर है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, जो मैटर है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है और जो पर्टिकुलर मैटर है डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, तो वो बाकायदा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। तो चेक करेगा कि जो अफेयर्स ऑफ द बैंकिंग है, क्योंकि इंस्पेक्शन हो रहा है और इंस्पेक्शन के दौरान जब उसको लग रहा है कि जो अफेयर्स हो रहे हैं वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, तो बाकायदा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा बैंक को। और फिर उसके बाद वो ऑर्डर दे सकता है, वो प्रोहिबिट कर सकता है बैंक को टू एक्सेप्ट द फ्रेश डिपॉजिट। वो फ्रेश डिपॉजिट जो बैंक है वो ले नहीं पाएगी, या तो ऑर्डर दे सकता है बाइंडिंग ऑफ के रिस्पेक्ट में। अब RBI जो है, फिर एक और क्वेश्चन था इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स के बाद क्वेश्चन था कि डिस्कस वेदर द RBI हैज़ अ पावर टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स। तो क्या RBI के पास पावर है टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड और अदरवाइज इन दी कंप्लेंट टू अपॉइंट द डायरेक्टर टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड और टू अपॉइंट द डायरेक्टर। तो हाँ, RBI जो है एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, बैंक के इंटरेस्ट में, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में अपॉइंट कर सकता है 3 साल के लिए, जिसको फर्दर 3 साल तक के लिए और एक्सटेंड करा जा सकता है। फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स जो है उसको एक्सटेंड करा जा सकता है। फिर बात आती है कि ड्यू टू फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज अफेयर्स ऑफ MNP जो है वो बैड से वर्स हो गए एंड दिस फैक्ट हैज़ कम टू द नोटिस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस में आया और एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आया। क्या RBI इंस्पेक्ट कर सकता है? तो एनी टाइम जो है सुओ मोटो या डायरेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो इंस्पेक्शन कर सकता है। तो इंस्पेक्शन करेगा तो RBI को बैंकिंग कंपनी को इंस्पेक्शन करने के लिए जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, इंस्पेक्शन की कॉपी कंपनी को देनी पड़ती है, अपॉइंट करते हैं ऑफिसर
ऑफिसर्स जो है इंस्पेक्शन करते हैं और इंस्पेक्शन की कॉपी जो है आरबीआई को देते हैं और आरबीआई उसकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। सेंट्रल और इंस्पेक्शन के दौरान जो है बैंकिंग कंपनी की ड्यूटी है कंप्लायंस करना, उसको बैंकिंग कंपनी के ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना और इंस्पेक्टर जो है एग्जामिन कर सकता है उनको ओथ से। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू गिव डायरेक्शन इन दिस मैटर? हाँ। तो अपार्ट फ्रॉम द पावर ऑफ रिजर्व बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो द पावर कि वो डायरेक्शन दे सकता है आरबीआई को कि इंस्पेक्शन करे और आरबीआई फिर रिपोर्ट सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर सबमिट करी, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोल रहा है तो आरबीआई फिर रिपोर्ट सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्या बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करे तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट करा है इंस्पेक्शन का तो फिर आरबीआई जो है रिपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, अदरवाइज नहीं करेगा। तो क्या बोला गया है कि द आरबीआई शेल इफ़ इट हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई को अगर आरबीआई को रिपोर्ट देनी पड़ेगी इफ़ इट हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट करके रखा है आरबीआई को कि भैया तो इंस्पेक्शन कर, तो उस केस में ऑडिट जो आरबीआई को रिपोर्ट देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अदरवाइज मे इन अदर केस, उसके बाद देते हैं मे इन अदर केस, मतलब कि अदर केस में तो मे है पर शैल तब आ जाता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करे तो ये तो नॉर्मल ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोले तो मेरी इच्छा पे। अब गोपाल जो है डायरेक्टर है बैंक का और आरबीआई ने उसको टर्मिनेट कर दिया ऑन द ग्राउंड डेट, तो आरबीआई ने टर्मिनेट कर दिया डायरेक्टर को ऑन द ग्राउंड डेट हिज कंडक्ट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। तो क्या आरबीआई जो है ऐसे टर्मिनेट कर सकती है क्या और उसकी जगह किसी दूसरे एडिशनल ऑडिटर को, एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है क्या? तो बोला गया है 36AA में, तो 36AA क्या बोलता है कि टर्मिनेट है तो रिमूवल और टर्मिनेट एक ही बात हुई, तो रिमूवल बोलो या टर्मिनेट बोलो। तो बोला गया है कि अगर आरबीआई सेटिस्फाई होता है 36AA के अकॉर्डिंग, अगर 36AA के अकॉर्डिंग आरबीआई जो है टर्मिनेट कर सकते हैं चेयरमैन को, डायरेक्टर को। तो सिर्फ वो डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा है, वो तो चेयरमैन को, डायरेक्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव को और अदर एम्प्लॉयज़ और ऑफिशियल्स की सबकी बात कर रहा है कि सबको टर्मिनेट कर सकता है अगर आरबीआई के ओपिनियन में है कि जो कंडक्ट है इज़ डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, कि अगर आरबीआई के ओपिनियन में है तो वो कंडक्ट जो है वो पर्टिकुलर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है। अगर वो एक्ट डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है या सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट को सिक्योर करना है तो उस केस में जो है वो डायरेक्टर को टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट ऑफिशियल्स जो है वो अपील कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर, और वो जो टर्मिनेशन है वो टर्मिनेशन 5 साल तक रहेगा। तो वो पर्सन है शैल सीज टू होल्ड ऑफिस, वो होल्ड ऑफिस के लिए सीज है फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, तो अप टू 5 ईयर्स तक जो है वो सीज्ड रहेंगे। अब एनी सच ऑर्डर शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर फॉर सच फर्दर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर एट अ टाइम आरबीआई ने स्पेसिफाई। तो क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि एनी सच ऑर्डर, अगर आरबीआई इसकी जगह कुछ नया अपॉइंट करी है एडिशनल डायरेक्टर तो 3 साल के लिए वो अपॉइंट होता है, जो फर्दर पीरियड 3 साल तक के लिए और अपॉइंट हो सकता है। तो अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, जो फर्दर पीरियड और 3 साल के लिए और एक्सटेंड हो सकता है। तो सच फर्दर पीरियड और 3 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो इस तरीके से हमने जो है बाकायदा हमने क्वेश्चन 13 कंप्लीट करा। क्वेश्चन 14 क्या बोलता है कि जो जमेश्वर है, क्वेश्चन 13 क्या बोलता है कि जमेश्वर है वो एक मैनेजर है बैंकिंग कंपनी में और रिजर्व बैंक ने उसको रिमूव करा। तो अपन रिमूव किस किस को कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हम चेयरपर्सन को, रिमूव कर सकते हैं हम सीईओ को, रिमूव कर सकते हैं हम डायरेक्टर को, रिमूव कर सकते हैं हम मैनेजर को। तो मैनेजर को भी रिमूव कर सकते हैं, तो चेयरमैन, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव। तो क्या बोल के रखा है कि जो आरबीआई है, आरबीआई चेयरमैन, डायरेक्टर, सीईओ, अदर ऑफिशियल्स में मैनेजर भी आते हैं, एम्प्लॉय, सबको रिमूव कर सकता है अगर उसको लग रहा है तो इफ़ इट कंसिडर्स डिज़ायरेबल टू डू सो। अगर आरबीआई के ओपिनियन में है जो एक पर्सन ने जो कंडक्ट करा है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, तो ये जब आरबीआई के ओपिनियन में लग रहा है कि डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है तो प्रॉपर मैनेजमेंट को सिक्योर करने के लिए ये इनको सस्पेंड कर सकता है या इसको जो है टर्मिनेट कर सकता है। तो आरबीआई के पास पावर तो है रिमूव करने की,
तो रेमेडीज़ क्या अवेलेबल है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा भैया, रिमूवल के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देगा ना, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। बाकायदा जो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नॉट मोर देन 5 ईयर्स जो रहता है, अपील कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर। द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको क्वेश्चन नहीं करा जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था कि एक्विजिशन का ऑफ अंडरटेकिंग। तो जो क्या बोल के रखा है कि जो एक्सएलआर बैंक लिमिटेड है वो अपने अफेयर्स प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रही है, तो एम्प्लॉय और डिपॉजिटर ने कंप्लेन करी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर करा अंडरटेकिंग को। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है? तो 36A क्या होता है, 36A ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जब उसको आरबीआई से रिपोर्ट मिलती है इंस्पेक्शन की, जब उसको ओपिनियन क्रिएट होता है कि ये कंप्लायंस नहीं कर रहे डायरेक्शंस का, तो क्या ओपिनियन क्रिएट हुआ है आरबीआई की रिपोर्ट के बाद कि जो है बैंकिंग कंपनी डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर रही है, आरबीआई के डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर रही है, और जो इसके अफेयर्स है और जो बैंकिंग पॉलिसीज जो अफेयर्स है वो डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी है, और डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी है, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर है, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है। और अगर उसको लग रहा है कि बेटर प्रोविजन दिए जा रहे हैं क्रेडिट के बेटर प्रोविजन दिए जा रहे हैं टू पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी, मतलब वो रैशनल नहीं है, तो उस केस में वो आरबीआई से कंसल्ट करके एक्वायर कर सकती है। तो नोटिफिकेशन के थ्रू एक्वायर करेगी। नोटिफिकेशन के टाइम वो ऑर्डर की डेट पे सारी एसेट और लायबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो है पेंडिंग सूट जो भी बैंकिंग कंपनी के अगेंस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वर्क करेंगे। तो डेट जो है स्पेसिफाई करके रखते हैं नोटिफिकेशन में, और उस नोटिफिकेशन पे जो डेट है उस डेट पे सारी एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू करे हैं सर्टन डायरेक्टिव्स बैंकिंग कंपनी को, कंपनी ने वो डायरेक्टिव्स को कैरी ऑन नहीं करा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू एक्वायर द बैंकिंग कंपनी। तो ऑफिशियल ऐसा चाह रहे हैं, डिज़ायर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर करे बैंकिंग कंपनी को। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से आपको बताना है कि क्या ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि ये कंप्लायंस नहीं करा डायरेक्शंस का, तो फेलियर टू कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शंस, तो जब डायरेक्शंस का कंप्लायंस नहीं करा गया है या अफेयर जो है डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसीज और डिपॉजिटर्स है, और या तो ईजी क्रेडिट दिया जा रहा है, बेटर प्रोविजंस ऑफ क्रेडिट टू पर्टिकुलर सेक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट है कि बेटर प्रोविजंस ऑफ क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट है कि बेटर प्रोविजंस ऑफ क्रेडिट टू पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी। तो उस केस में क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाकायदा ऑर्डर देगा, और ऑर्डर क्या देगा कि एक्वायर करो बैंक को। तो जो नोटिफिकेशन में जो डेट रहेगी उस डेट पे सारी जो एसेट एंड लायबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र, जैसे एसेट एंड लायबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हुई तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देने से पहले आरबीआई से कंसल्ट करेगा, और जो है सारी एसेट एंड लायबिलिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र होगी, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बैंकिंग कंपनी को, और फिर जो है सारे जो पेंडिंग सूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होंगे। अब फिर एक क्वेश्चन था ऑल्सो स्टेट द मैटर्स दैट मे बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्कीम ऑफ एक्विजिशन। तो स्कीम ऑफ एक्विजिशन में क्या क्या मैटर इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ ये पूछी है कि मैटर बताओ जो एक्विजिशन के स्कीम में रहेगी, तो वो मैटर बताना है जो एक्विजिशन की स्कीम में रहेगी। तो क्या बोला है, एज पर 36AF बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, तो इसको हम करते हैं इम्पॉर्टेंट मार्क। फिल कलर में तो नील डालो, अभी तो फिलहाल नील डालो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला है कि 36AF के अकॉर्डिंग बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 द स्कीम में प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट ट्रांसफर होगी, लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड द इंसिडेंटल मैटर्स,
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, सिंस असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई है तो अब वो मैनेजमेंट की बोर्ड में कौन कौन से लोग रहेंगे, एम्प्लॉय की सर्विस कंडीशन क्या रहेगी, अगर एम्प्लॉय को जो कंपेंसेशन पेबल रहेगा वो कंपेंसेशन पेबल कैसे रहेगा, तो ये सब की बातें होगी। और जो भी इंसिडेंटल मैटर्स है, जो कंसिक्वेंशियल मैटर है या सबसे सप्लीमेंटल मैटर्स है जो जरूरी है फॉर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफ़र, वो सबकी बातें इधर होगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर करा है बैंकिंग कंपनी को स्कीम ऑफ एक्विजिशन में, अपार्ट फ्रॉम अदर मैटर प्रोवाइड फॉर द क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन पेबल टू द शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं है विद द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, तो उस केस में रेमेडी अवेलेबल क्या है, तो हमको बताना पड़ेगा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर करती है, जब उसको ओपिनियन में लगता है कि जो उसने आरबीआई के डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं करा है या फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक जो है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसीज एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, या फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट, या बोल सकते हैं कि व्हेन क्रेडिट इज बेटर क्रेडिट प्रोविजंस आर प्रोवाइडिंग टू पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस केस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है और नोटिफिकेशन के थ्रू एक्वायर कर देता है एसेट और लायबिलिटी। अब बोला गया है कि असेट्स और लायबिलिटी जब एक्वायर करता है तो बाकायदा स्कीम ऑफ एक्विजिशन बनाता है, तो स्कीम ऑफ एक्विजिशन में कंपेंसेशन पेबल की बात करता है। जो कंपेंसेशन जो पेबल होता है वो सच स्कीम प्रोवाइड द कंपेंसेशन पेबल, और कंपेंसेशन जो पेबल होता है वो 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग जो कंपेंसेशन पेबल है वो एज पर शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग कंपेंसेशन पेबल को डिटरमाइन करता है। अगर शेयर होल्डर एग्रीव्ड है तो मैटर को जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यार हम आपके कंपेंसेशन पेबल से एग्रीव्ड है, तो अगर एटलीस्ट मतलब नॉट लेस देन, मतलब कि एटलीस्ट 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो होल्ड कर रहे हैं, एटलीस्ट 1/4 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अगर वो अप्लाई करते हैं बैंक को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस मैटर को, सच मैटर को ट्रिब्यूनल को पास ऑन करता है और ट्रिब्यूनल उस मैटर को देखता है और ट्रिब्यूनल का जो फिर ऑर्डर है वो फाइनल होता है। तो डिटरमाइन बाय ट्रिब्यूनल इज फाइनल, तो जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फिर ट्रिब्यूनल अगर डिटरमाइन करता है तो वो फाइनल होता है। पर अगर एटलीस्ट इतने लोगों ने अगर अप्लाई नहीं करा, इतने लोगों ने रिप्रेजेंट नहीं करा फॉर दी कंपेंसेशन, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिकंसिडर करता है, देखता है, रिकैलकुलेट करता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलता है वो फाइनल हो जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन अगर स्पेसिफिक नंबर या उससे ज़्यादा है, उसी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्रिब्यूनल पे, उसी केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रिब्यूनल को मैटर रेफर करता है। तो इस तरीके से जो है हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, और इस तरीके से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पर्टिकुलर ये चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस हमने समझ लिए। तो इस तरीके से अच्छे क्वेश्चन हमने ओवर कर लिए हैं। बाकी जो इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में वो सब हमने बातें कर ली है। अब कुछ मैं फटाफट इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो भी है इम्पॉर्टेंट मैंने आप बता देता हूँ कि हमने जो है हाँ, तो हमने बाकायदा जनरल फंक्शंस पढ़े थे, यूटिलिटी फंक्शंस पढ़े थे जिस पे क्वेश्चन आया था। फिर बैंकिंग कंपनी की इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है ओन यूज़ के लिए, तो कितने भी साल के लिए, अदरवाइज 7 साल के लिए एक्वायर कर सकती है, जो फर्दर 5 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है। फिर कुछ पॉइंट्स थे, जैसे रिजर्व का हमने पढ़ा कि 20% ऑफ द प्रॉफिट जो है वो ही रिजर्व में ट्रांसफर हो सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकता है। कि जब आपके पास रिजर्व एडिक्वेट है, पेड अप कैपिटल रिजर्व एडिक्वेट है, या जो रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम है अगर वो आपके पेड अप कैपिटल या उससे ज़्यादा है, तो जब अप्रोप्रिएशन करते हो तो 21 दिन में आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है आरबीआई को। और उस केस में जो है आप रिजर्व कम भी बनाओ तो चलेगा, जिसमें एक अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर ही इनवैलिड हो गया। अब कुछ पॉइंट्स है जो वर्थ नोटिंग है कि बैंक बैंक जो है वो सिर्फ बैंकिंग कंपनी ही यूज़ कर सकती है नाम। जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता कि एबीसी स्टील बैंक लिमिटेड, ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टील वाली कंपनी स्टील बैंक लिमिटेड बोल रही है। फिर ये बोला गया है कि जो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं वो डायरेक्टर 8 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, और उसके डायरेक्टर में से 51% ऑफ द डायरेक्टर, एटलीस्ट 51% ऑफ डायरेक्टर के पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, कॉपरेशन में इसमें इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 51% या उससे ज़्यादा पीपल को, या उससे ज़्यादा डायरेक्टर को।
या तो एकेडमिक सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए, या तो ये एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एकेडमिक सब्जेक्ट में आते हैं बैंकिंग, इकोनॉमिक, फाइनेंस और लॉ। और वो डायरेक्टर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी के वो एम्प्लॉय, पार्टनर, मैनेजर नहीं हो सकते। और फिर हमने पढ़ा था कि जो है आरबीआई जो है ऑर्डर देती है बैंकिंग कंपनी को, तो बैंकिंग कंपनी को 2 महीने के अंदर मीटिंग करके फ्रेश डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। और फ्रेश डायरेक्टर का टेन्योर भी जो है, जो प्रीडिसेसर ऑडिटर का टेन्योर रहेगा वही टेन्योर फ्रेश डायरेक्टर का भी रहेगा। फिर हमने कैश रिजर्व रेशियो की बात पढ़ी नहीं थी, पर वो जो इंपॉर्टेंट है कैश रिजर्व रेशियो में, जिसमें ऐसा बोला है कि टोटल ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंटेज कैश रिजर्व रखना पड़ता है। तो जो कंपनी की जितनी भी डिमांड और टाइम लायबिलिटी जो उसको पे करनी है, उसका सच परसेंटेज जो है कैश रिजर्व रखना पड़ता है। और वो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी किसकी देखेंगे? डिमांड और टाइम लायबिलिटी देखेंगे हम लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ द लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। तो सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, तो फर्स्ट प्रीसीडिंग हो गया, सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट हो गया, उसका लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। तो वो जो पर्टिकुलर जो है फ्राइडे, वो लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट है, वो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी को का सच परसेंटेज जो है, उस पर्टिकुलर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का सच परसेंटेज जो है हमको कैश रिजर्व रखना पड़ता है डेली बेसिस पे। और अगर हमने डेली बेसिस पे उतना परसेंटेज नहीं रखा तो हमको कॉन्ट्रावेंशन लगेगा। और कॉन्ट्रावेंशन में 3% की पेनल्टी है। जितना भी आपने बैलेंस आपने मेंटेन नहीं कर रखा है उस पर आपको 3% की पेनल्टी लगेगी। और सब्सिक्वेंट वो 1% बढ़ता जाएगा अप टू 5%। तो 3% की पेनल्टी लगेगी जो 5% तक बढ़ जाएगा। तो ये पेनल्टी हमने पढ़ी थी अगर आपने कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन नहीं करके रखा हो तो हमने क्या पढ़ा कि सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, तो फर्स्ट प्रीसीडिंग फोर्टनाइट हो गया, और फोर्टनाइट होता है सैटरडे से सेकेंड फ्राइडे तक। तो ऐसा सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट, तो सैटरडे से सेकेंड फ्राइडे तक। तो सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट जो है उसका DTL जो है, उसके DTL का सच परसेंटेज हमको CRR बनाना पड़ता है। उससे अगर हमने कम बनाया है तो हमने जो बैलेंस नहीं बनाया है उस पर हमको 3% जो एक्सटेंड हो जाएगा 5% तक ऑन सब्सिक्वेंट डिफ़ॉल्ट। अगर आपने हर दिन मेंटेन, अगर आपने सब्सिक्वेंट डेट में भी अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है तो ये 5 साल तक जो 5% तक वो कंटिन्यू हो जाएगा। और उस बैलेंस अमाउंट का आपको 5% पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और बाकायदा पीनल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, पर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाती है। अगर सफिशिएंट रीज़न है तो आप पे पीनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर जो है फोर्टनाइट हमने पढ़ा सैटरडे से सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे। तो सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे, तो जो सैटरडे से एक फॉलोइंग फ्राइडे होता है वो फर्स्ट फॉलोइंग फ्राइडे होता है, पर जो सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे है वो फोर्टनाइट की बात कर रहे हैं। अब रिटर्न जो है, रिटर्न टू सबमिट इन एवरी मंथ, रिटर्न जो है हमको सबमिट करना पड़ता है 20 तारीख को ऑफ एवरी मंथ, शोइंग द अमाउंट हेल्ड ऑन अल्टरनेट फ्राइडे। तो जो अल्टरनेट फ्राइडे पे जो अमाउंट हेल्ड है कैश रिजर्व रेशियो में विथ रिस्पेक्ट टू उस फ्राइडे को डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी क्या थी, तो फ्राइडे का जो पर्टिकुलर फ्राइडे का कैश रिजर्व रेशियो और डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी अल्टरनेट फ्राइडे का जो है हमको बताना पड़ेगा। और कैश रिजर्व रेशियो हमको डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है। और ऐसी बात पढ़ी थी। फिर हमने जो पढ़ा था कि जो अकाउंट्स है वो अकाउंट्स लास्ट वर्किंग डे के पे बनाए जाते हैं, थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, कंपनीज एक्ट के शेड्यूल नहीं लगते हैं। बैंकिंग कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया तो प्रिंसिपल या जो मैनेजर है वो साइन करते हैं, 3 डायरेक्टर उसमें साइन नहीं करते हैं। पर अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है तो चेयरपर्सन, प्रिंसिपल ऑफिसर, डायरेक्टर या जो है मैनेजर या 3 डायरेक्टर्स को साइन करेंगे। फिर ऑडिट के रिस्पेक्ट में हमने बात करी थी, ऑडिट के रिस्पेक्ट में हमने बात करी थी कि अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल करना हो तो बाकायदा जो है अप्रूवल लगता है। और स्पेशल ऑडिट करवा सकती है आरबीआई, सब्जेक्ट अगर उसको लग रहा है, उसके ओपिनियन में लग रहा है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर या बैंकिंग कंपनी की पॉलिसी के इंटरेस्ट में है, तो स्पेशल ऑडिट करवा सकती है। और स्पेशल ऑडिट के थ्रू जो है अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का, खर्चे जो है वो बैंकिंग कंपनी बियर करती है। और उसी ऑडिटर को स्पेशल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, किसी नए ऑडिटर को भी स्पेशल ऑडिटर बना सकते हैं। और ऑडिट में बाकायदा हमने पढ़ा था कि ऑडिट रिपोर्ट में ओ ट्रिप करके निमोनिक था, जिसमें ये रिपोर्ट भी जो है ये सब चीज़ें भी एनेक्स होती है।
तो ओ ट्रिप में पढ़ा था हमने अदर मैटर्स पढ़े थे, फिर हमने टी से पढ़ा था कि ट्रांजेक्शन पावर्स में है कि नहीं है, रिटर्न प्लान से एडिक्वेट रिसीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और पी से हमने पढ़ा था पीएनएल जो शो कर रहा है वो ट्रू बैलेंस शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है, और साथ ही साथ हमको 3CT की रिपोर्ट और एडवांसेस जो है वो आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से आपने मेंटेन करे कि नहीं करे हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस और जो है आपने डिपॉजिट प्रीमियम आप टाइम पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फिर जो है आपने जो प्रीमियम है वो आप प्रीमियम टाइम पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे कि यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वो प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, LFAR की 3CB 3CD की रिपोर्ट भी आपको जो है सर्टिफाई करनी पड़ती है। फिर हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स और बैलेंस शीट है जो पीरियड एंड और ऑडिट रिपोर्ट के साथ पीरियड एंड के 3 महीने में RBI को सबमिट करनी पड़ती है, जो फर्दर 3 महीने तक और एक्सटेंड हो जाएगा, और बाकायदा हमको रजिस्ट्रार को भी सबमिट करनी पड़ती है सेम टाइम में। RBI इंस्पेक्शन करवा सकता है ऑफिसर को अपॉइंट करके सुओ मोटू, या सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करे तो, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करे तो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी स्क्रूटनी करके अगर उसको एक ओपिनियन क्रिएट हो रहा है कि वाइंडिंग अप करना है तो वाइंडिंग अप करवा सकता है, या वो प्रोहिबिट कर सकता है कि कोई सा भी फ्रेश ऑर्डर रिसीव नहीं करेगी बैंकिंग कंपनी। फिर जो है RBI बैंकिंग कंपनी को डायरेक्शन दे सकती है, और जो है बैंकिंग कंपनी को उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। और प्रोविजन रिलेटिंग टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर करना है या टर्मिनेट करना है डायरेक्टर को, तो बाकायदा वो कहीं भी किसी भी जगह कुछ भी लिखा हो, बैंकिंग कंपनी नहीं कर सकती, उसको सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बैंक जो RBI है, RBI के पास दूसरे भी और पावर से कि वो प्रोहिबिट कर सकती है बैंकिंग कंपनी को कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो, वो असिस्ट कर सकती है एमैलगमेशन और मर्जर के लिए बैंकिंग कंपनी को। RBI को अगर हम रिक्वेस्ट करें तो RBI असिस्ट कर सकती है मर्जर एंड एमैलगमेशन में, वो मीटिंग कॉल करवा सकती है, डिस्कस कर सकती है बैंकिंग ऑफिसर से पर्टिकुलर मैटर के बारे में। RBI डिप्यूट कर सकती है ऑफिसर्स को टू वॉच द प्रोसीडिंग्स, वो ऑफिसर को डिप्यूट कर सकती है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वैसे इंडिपेंडेंट ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है जो बैंकिंग कंपनी के सारे अफेयर्स को देखता है। और RBI में असिस्ट टू बैंक बाय ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, बाकायदा RBI जो है असिस्ट कर सकता है, लोन एंड एडवांसेस भी ग्रांट कर सकता है। RBI जो है जो जब डायरेक्टर को रिमूव करता है, टर्मिनेट करता है, तो एम्प्लॉय को भी टर्मिनेट या रिमूव कर सकता है 5 साल के लिए फॉर द मैक्सिमम टर्म ऑफ 5 ईयर्स, और जो है उस पर अपील की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर। RBI एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है फॉर 3 ईयर विच में फर्दर एक्सटेंड टू 3 ईयर, और ये टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर की काउंटिंग में नहीं आता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि RBI जो है अगर रिपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन के साथ RBI की अगर उसको लग रहा है कि जो डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं कर रही है या मैटर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, या जो कुछ क्रेडिट है, जो पर्टिकुलर जो क्रेडिट है वो बेटर क्रेडिट प्रोविजंस अवेलेबल हो रहे हैं पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी को, तो उस केस में जब बेटर प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में जो है वो अंडरटेकिंग कर लेगा बैंक के एसेट और लायबिलिटी की नोटिफिकेशन के थ्रू, और सारे जो सूट से जो बैंकिंग कंपनी पे हो रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वर्क होंगे। अब जब स्कीम ऑफ कंपेंसेशन बनाते हैं तो स्कीम ऑफ कंपेंसेशन में, स्कीम ऑफ एक्विजिशन में कंपेंसेशन के बारे में जो बातचीत होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बातचीत होती है कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, कंपेंसेशन का कैसे जो पेमेंट कैसे डिटरमाइन होगा, एम्प्लॉय जो अपॉइंट होंगे उसकी सर्विस कंडीशन क्या होगी, और जो अदर इंसिडेंटल मैटर जो पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ असेट एंड लायबिलिटी में यूजफुल है, तो सारे इंसिडेंटल कंसिक्वेंशियल सप्लीमेंटल मैटर भी है, उसके रिस्पेक्ट की भी बातें जो है स्कीम ऑफ एक्विजिशन में होगी। अगर कंपेंसेशन जो है वो शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग हमको डिटरमाइन करना पड़ता है, पर अगर प्रॉपर डिटरमाइन नहीं हुआ है या सेंट्रल जो है शेयर होल्डर एग्रीड है तो बाकायदा वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पर 1/4 ऑफ द शेयर होल्डर ने रिक्वेस्ट करा है होल्डिंग 1/4 ऑफ द पेड अप कैपिटल, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर ट्रिब्यूनल को देती है और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जो है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। फिर इस केस में हमने पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को ऑथराइज कर सकती है, फिर RBI बैंकिंग कंपनी को डायरेक्ट करेगी, फिर तब जाके जो बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी तब ही जाकर जो है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकती है एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो इस तरीके से जो है हमने सारे बैंकिंग कंपनी के एक एक प्रोविजन हमने डिटेल में समझ लिए हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा ये प्रोविज़न, और ये इजी चैप्टर है, 4 नंबर का ही चैप्टर है, तो इसमें इतने पॉइंट्स में 4 नंबर के क्वेश्चन में कोई ना कोई सा एक पॉइंट कवर हो जाएगा।
तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो या किसी चीज़ में पर्टिकुलर में अगर कोई से आपको चीज़ नहीं समझ में आई हो या किसी में कोई डाउट हो या कुछ छूट गया हो या मेरी तरफ से कुछ गलती हो गई हो या अगर आपको कोई से प्रोविज़न ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुए हों तो वो सब चीज़ें आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। तो इससे क्या होगा कि मुझे समझ में आएगा कि जो वीडियोज़ है वो पर्टिकुलर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो थैंक यू, आपने पेशेंटली इस पूरे एक्ट को सुना और मैं एश्योर करता हूँ कि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने मई 20 तक जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस को हमने समझ लिया है। तो थैंक यू एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।